अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 8 हमारा कंटिन्यू है एसिड बेस एंड सॉल्ट। लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस और लास्ट में हम देखेंगे आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। ठीक है, आप अगर स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस में हम आए इस टॉपिक में तो सबसे पहले स्ट्रेंथ को समझते हैं कि स्ट्रेंथ क्या है और एसिड और बेस की स्ट्रेंथ से क्या मतलब है और हम कैसे स्ट्रेंथ निकालते हैं एसिड और बेस की, हम कब कहेंगे किसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है कम है, तमाम पॉइंट्स हम इस टॉपिक में देखेंगे। सबसे पहले स्ट्रेंथ का मतलब होता है हाउ स्ट्रॉन्ग और वीक एन एसिड और बेस इज, कि एक एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है या कितना वीक है और एक बेस कितना स्ट्रॉन्ग है और कितना वीक है। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड अगर हम कह रहे हैं इसका मतलब ये हम ये देख रहे हैं कि एक एसिड है ये कितना स्ट्रॉन्ग है या कितना वीक एसिड है। अगर हम एक बेस लें और अगर हम उसकी स्ट्रेंथ के बारे में बात करें, NaOH बेस है, इसकी अगर हमें स्ट्रेंथ देखनी हो तो स्ट्रेंथ में हम क्या चीज़ देखेंगे, हम ये देखेंगे कि NaOH कितना स्ट्रॉन्ग बेस है या कितना वीक बेस है। तो स्ट्रेंथ का मतलब है कि हम वहाँ पे बात करेंगे स्ट्रॉन्ग और वीक की। ठीक है, अब स्ट्रेंथ हम कैसे मेजर करते हैं? स्ट्रेंथ को हम मेजर करते हैं बाय डिग्री ऑफ आयनाइजेशन इन वाटर, कि एक एसिड वाटर में कितना आयोनाइज हो रहा है, इसको हम समझते हैं। देखो, जब भी हम एक एसिड लेते हैं और उसका एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं, इसको हम वाटर में डालते हैं। हमने HCl एसिड लिया, इसको हमने किस में डाल दिया है? वाटर में डाल दिया है, इसका एक्वस सॉल्यूशन बना लिया। तो एसिड क्या होता है? आयोनाइज होता है। HCl अगर है तो ये आयोनाइज होगा, किस में आयोनाइज होगा? H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। ठीक है, प्रोटॉन देगा। अब ये प्रोटॉन रिएक्ट कर जाएगा वाटर के साथ और क्या फॉर्म कर लेगा? हाइड्रोनियम आयन, और Cl नेगेटिव ऐसे ही रह जाएगा। तो आयनाइजेशन का ये मतलब है कि एक एसिड अपने आयन्स में ब्रेक हो रहा है। तो स्ट्रेंथ को हम कैसे मेजर करते हैं? बाय डिग्री ऑफ आयनाइजेशन इन वाटर, कि एक एसिड कितना ज़्यादा आयोनाइज हो रहा है वाटर में। आयोनाइज होने का मतलब क्या है? कि वो कितना ज़्यादा अपने आयन्स में ब्रेक हो रहा है, वो कितना ज़्यादा प्रोटॉन डोनेट कर रहा है। ठीक है, जितनी ज़्यादा एक एसिड की आयोनाइजेशन होगी उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वो एसिड होगा। ठीक है, अब इस बात को हम समझते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने दो फ्लास्क लिए हैं, ए और बी। एक में हमने डाला है HCl, इसका हम एक्वस सॉल्यूशन फॉर्म करें, वाटर में डाल रहे हैं। कितना HCl हमने डाला? 100 मॉलिक्यूल्स डाले HCl के। दूसरे फ्लास्क में हमने डाला एसिटिक एसिड CH3COOH, ये हमने डाला। कितना डाला एसिटिक एसिड? 100 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, सेम लिया है हमने। अब हमने ये देखा कि हमने जब इसका सॉल्यूशन बनाया तो HCl के 100 में से 99 मॉलिक्यूल्स आयोनाइज हो गए। मतलब कि 100 HCl से हाइड्रोजन और क्लोराइड आइंस फॉर्म हो गए 99 मॉलिक्यूल से। और अगर हम एसिडिक एसिड की तरफ देखें तो हमने ये देखा कि एसिडिक एसिड के 100 मॉलिक्यूल में से 2 मॉलिक्यूल्स आयोनाइज हुए हैं। 2 मॉलिक्यूल्स ने एसिटेट आयन और प्रोटॉन फॉर्म किया है। तो क्या डिफरेंस आ रहा है? दोनों एसिड्स हैं, दोनों के हमने 100 मॉलिक्यूल्स लिए हैं, दोनों को हमने वाटर में डिज़ोल्व किया है। डिफरेंस क्या आ रहा है? आयोनाइजेशन का आ रहा है। HCl के केस में 99 मॉलिक्यूल्स आयोनाइज हो गए, एसिडिक एसिड के केस में सिर्फ 2 मॉलिक्यूल्स आयोनाइज हुए हैं। तो किसकी आयोनाइजेशन ज़्यादा है? HCl की ज़्यादा है। इसका मतलब है कि HCl ज़्यादा आइंस फॉर्म कर रहा है, तो ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड हुआ। एसिड हम किसे कहते हैं? जो प्रोटॉन को डोनेट करता है अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्सेट एंड लॉरी थ्योरी। तो HCl के क्योंकि 99 मॉलिक्यूल्स आयोनाइज हुए हैं तो इसने 99 प्रोटॉन्स बना लिए। 99 प्रोटॉन्स बना लिए, 100 मॉलिक्यूल्स में से 99 प्रोटॉन्स बन गए। एसिडिक एसिड के केस में 100 मॉलिक्यूल्स में से सिर्फ 2 प्रोटॉन्स बने। तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा हुआ? HCl हुआ ना, क्योंकि ये ज़्यादा आयोनाइज हो रहा है, ज़्यादा प्रोटॉन फॉर्म कर रहा है।
तो ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड हुआ। तो स्ट्रेंथ हम मेजर कैसे करते हैं? डिग्री ऑफ आयनाइजेशन से, कि एक एसिड या बेस कितना ज़्यादा आयनाइज हो रहा है जब उसे हम वाटर में डाल रहे हैं। तो ठीक है, तो जितना ज़्यादा आयनाइज होगा उतना ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग एसिड या बेस होगा। इन परसेंटेज फॉर्म, ये हम कैलकुलेट कैसे करते हैं? हम कैलकुलेट करते हैं परसेंटेज की फॉर्म में, कि एक एसिड 99% आयनाइज हो रहा है, एक एसिड 2% आयनाइज हो रहा है, एक बेस है जो कि 98% आयनाइज हो रहा है। ठीक है, तो इसको हम परसेंटेज की फॉर्म में लिखते हैं। 99% का मतलब क्या हुआ कि 100 मॉलिक्यूल लेने पर 99 मॉलिक्यूल्स आयनाइज हो गए। 2% का मतलब क्या हुआ कि अगर हम 100 मॉलिक्यूल ले रहे हैं तो उसमें सिर्फ 2 मॉलिक्यूल्स आयनाइज हो रहे हैं। ठीक है, अब इसका एक फॉर्मूला है हमारे पास, परसेंटेज ऑफ आयनाइजेशन। हम निकालते कैसे हैं? तो परसेंटेज ऑफ आयनाइजेशन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स स्प्लिट इन आइंस, मतलब कितने मॉलिक्यूल्स आयोनाइज हुए, आइंस में स्प्लिट हुए, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिज़ोल्व, कि हमने कितने मॉलिक्यूल्स को वाटर में डिज़ोल्व किया, मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि ये हम किस फॉर्म में लिखते हैं? परसेंटेज की फॉर्म में। तो इस तरह से हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो परसेंटेज की फॉर्म में आएगी। बुक में कुछ एग्जांपल्स गिवन है, स्ट्रॉन्ग एसिड की भी गिवन है और स्ट्रॉन्ग बेस के भी गिवन है, तो एक बार वो टेबल बुक्स से देख लेना। ठीक है, अब यहाँ से हम एक एक्सप्रेशन ड्राइव करने जा रहे हैं। जब भी हम एसिड को वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो एक्वस सॉल्यूशन उसका फॉर्म होता है। यहाँ पर जो एसिड है वो आयोनाइज होता है वाटर में जाकर। जब वो आयोनाइज होता है तो एक रिएक्शन होता है, और ये जो रिएक्शन है ये रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। ठीक है, ये एक एसिड है हमारे पास। कैसे पता चल रहा है ये एसिड है? H लगा हुआ है, प्रोटॉन लगा हुआ है। एसिड्स क्या करते हैं? उनके पास प्रोटॉन होता है, वो प्रोटॉन को डोनेट करते हैं। ये क्या हो गया? ये वाटर हो गया। वाटर क्या करता है? प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेता है और क्या बन जाता है? हाइड्रोनियम आयन बन जाता है। और ये इसका रिमेनिंग पार्ट, एसिड का रिमेनिंग पार्ट है। ठीक है, जिसे हम कहते हैं कॉन्जुगेट बेस। अब अगर यहाँ पर हम देखें तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन है ना। अगर इस इक्वेशन पे हम लॉ ऑफ मास एक्शन को अप्लाई करें, लॉ ऑफ मास एक्शन जिसे हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है, और ये काम हम कर रहे हैं एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, इक्विलिब्रियम पर जब कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो गई तो हम लॉ ऑफ मास एक्शन यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं। केसी की एक्सप्रेशन लिख रहे हैं। केसी की एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं? प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ओवर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। यहाँ पर हम ये अज्यूम करेंगे कि वाटर की जो कंसंट्रेशन हमने ली है ये कांस्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर हम क्या अज्यूम कर रहे हैं? वाटर की कंसंट्रेशन को कांस्टेंट अज्यूम कर रहे हैं। जब वाटर की कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो गई तो इसको हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब ये क्या बन जाएगा? HA। के ए को हम कहते हैं आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। यहाँ पर ये क्या है? ये प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशंस हैं, आयंस की कंसंट्रेशन है, और ये एसिड की कंसंट्रेशन है। ये आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड है। इस इक्वेशन से हमें एक बात समझ आ रही है कि जितने ज़्यादा आयंस होंगे, मतलब जितना ज़्यादा एसिड आयोनाइज होगा उतनी ज़्यादा आयनाइजेशन कांस्टेंट की वैल्यू आएगी, जो कि हमें ये बताती है कि कितना स्ट्रॉन्ग एक एसिड है। तो जितना ज़्यादा के ए की वैल्यू होगी उतना स्ट्रॉन्ग हमारा एसिड होगा। के ए की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतना स्ट्रॉन्ग हमारा एसिड होगा। इसी तरह से सेम काम हम कर सकते हैं बेस के लिए। अगर हम एक बेस को आयोनाइज करेंगे तो उस केस में हम इसे कहेंगे के बी, मतलब आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ बेस। ये बन जाएगा BH पॉजिटिव और OH नेगेटिव डिवाइड बाय बेस की कंसंट्रेशन। तो इससे पे हमें ये बात समझ आ रही है कि जितने ज़्यादा आयन्स होंगे उतनी ज़्यादा आयनाइजेशन होगी, और जितनी ज़्यादा आयनाइजेशन होती है उतना स्ट्रॉन्ग एक बेस होता है। तो जितनी ज़्यादा KB की वैल्यू होगी उतना स्ट्रॉन्ग बेस होगा, जितनी कम KB की वैल्यू होगी उतना वीक बेस होगा। बुक में टेबल बनी हुई है जिसमें आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड एंड बेस दिया हुआ है और एसिड्स के नाम गिवन है, तो उसको वहाँ से एक बार रीड कर लेना।
नाउ नेक्स्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं KW से। इससे पहले जो हमने एसिड और बेस की आयनाइजेशन देखी है, वहाँ पर हमने ऐसे मॉलिक्यूल्स डिस्कस किए हैं जो आयनाइज होते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। लेकिन वाटर के केस में ऐसा है कि वाटर एक नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस है, मतलब ये आयनाइज नहीं होता ज़्यादा। लेकिन जब इसमें से हम इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं तो कुछ अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। इसका मतलब है वाटर के कुछ मॉलिक्यूल सेल्फ आयोनाइज होते हैं, आपस में आयोनाइजेशन करते हैं। मतलब कि एक वाटर का मॉलिक्यूल अपना H पॉजिटिव को डोनेट करता है, दूसरा वाटर का मॉलिक्यूल उस H पॉजिटिव को गेन कर लेता है। तो इसे हम कह रहे हैं सेल्फ आयोनाइजेशन, के खुद से ही वाटर के मॉलिक्यूल्स आयंस को डोनेट और एक्सेप्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। सेल्फ आयोनाइजेशन हो क्या रहा है, दो वाटर के हमने मॉलिक्यूल्स ले लिए समझने के लिए। एक वाटर का मॉलिक्यूल क्या कर रहा है, H पॉजिटिव और OH में ब्रेक हो रहा है। ये H पॉजिटिव दूसरा वाटर का मॉलिक्यूल गेन कर ले रहा है और ये क्या बन जा रहा है, हाइड्रोनियम आयन बन जा रहा है। और इस वाटर के मॉलिक्यूल से क्या रह गया, OH नेगेटिव रह गया, OH नेगेटिव, तो ये OH नेगेटिव यहाँ पर आ गया। तो इस तरह से कुछ अमाउंट में वाटर मॉलिक्यूल्स आयोनाइज हो रहे हैं, सेल्फ आयोनाइज हो रहे हैं। इस इक्वेशन के लिए अगर हम वही काम करें, Kc की एक्सप्रेशन लिखें, तो कैसे लिखेंगे, Kc प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट। प्रोडक्ट क्या है, हाइड्रोनियम आयन और OH नेगेटिव आयन, और रिएक्टेंट्स क्या हैं, दो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। इसी चीज़ को हम इस तरह से लिख सकते हैं, नीचे दोनों वाटर के मॉलिक्यूल सेम है तो उनको हम एक साथ लिख देते हैं मिला के। कैसे लिखेंगे, H2O स्क्वायर, ठीक है। दोनों पे 1 1 पावर है, दोनों मल्टीप्लाई की फॉर्म में। जब मल्टीप्लाई होता है तो पावर ऐड हो जाती है, तो हमने पावर ऐड करके स्क्वायर डाल दिया। अब वाटर की जो कंसनट्रेशन है वो कांस्टेंट है, जैसे हमने लास्ट कांस्टेंट ली थी ना, यहाँ पर भी हम क्या ले रहे हैं, वाटर की कंसनट्रेशन को कांस्टेंट। जब ये कांस्टेंट हो गया तो हमारे पास क्या रह गया, हाइड्रोनियम आयन और OH नेगेटिव आयन। ये हम नहीं लिखेंगे क्योंकि ये कांस्टेंट हो चुका है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन बन गई आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर की। KW क्या है, आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। KW की वैल्यू 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे होती है 1 एक्सपोनेंट -14। ये बहुत स्मॉल वैल्यू है। तो KW की स्मॉल वैल्यू हमें बता रही है कि आयंस कम फॉर्म हो रहे हैं। इट मीन्स वाटर ज़्यादा आयनाइज नहीं होता। जितना ज़्यादा आयनाइजेशन होगी उतने ज़्यादा आयंस फॉर्म होंगे, उतनी ज़्यादा KW की वैल्यू या KA या KB की वैल्यू होगी। यही हमने बात की अभी। तो क्योंकि KW की वैल्यू स्मॉल आई है, इट मीन्स आयंस कम फॉर्म हुए हैं। जो मॉलिक्यूल हमारे पास था वो कम आयनाइज हुआ है। KW की वैल्यू डिपेंड करती है ओनली ऑन टेम्परेचर। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जितने कॉन्स्टेंट हमारे पास होते हैं उनकी वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे, ठीक है। तो ये भी हमारे पास कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, ओनली ऑन टेम्परेचर। अच्छा, अब अगर प्योर वाटर की हम बात करें, प्योर वाटर में जो हमारे पास H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस फॉर्म होते हैं, ये इक्वल अमाउंट में फॉर्म होते हैं और इनका अमाउंट होता है 1 एक्सपोनेंट -7। H और OH नेगेटिव आयन भी सेम अमाउंट में फॉर्म होंगे। यहाँ पे हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे PH एंड POH।